हेलो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे भाई आज। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। देखो भाई, तुम्हारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ऑल 3 ऑफ देम वर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री एंड 2 वर फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है, ये वाला चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में तुम क्या पढ़ोगे वो तो मैं बताता हूँ, लेकिन ये चैप्टर काफ़ी इंडिपेंडेंट सा है। मतलब इसका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना मतलब और चैप्टर से ऐसा इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कुछ एक चीज़ें हैं जो कि रिलेट करोगे, लेकिन एक अपने आप में एक अलग से चैप्टर है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इसी चैप्टर में यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम we'll go through redox reactions and then we'll go through chemical and ionic equilibrium। बस वो कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा 60% ऑफ द कोर्स, 70% कोर्स अपना आप कंप्लीट। उसके बाद जो बचता है वो तुम्हारी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में तुम्हारा GOC, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये सब होता है। हाइड्रोकार्बन्स होंगे एंड देन देयर विल बी हाइड्रोजन एंड S ब्लॉक एलिमेंट्स एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा उसमें। ठीक, तो लेट्स बिगिन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी, थर्मोडायनेमिक्स। देखो, थर्मो और डायनेमिक्स नाम जो है, नाम से पता चलता है कि किस चीज़ के बारे में। थर्मो मतलब एनर्जी, इनफैक्ट हीट एनर्जी, टू बी वेरी प्रिसाइज, हीट एनर्जी। डायनेमिक्स मतलब मोशन, मूवमेंट, है ना। डायनेमिक मूवमेंट होता है। समवन इज डायनेमिक, दैट मीन्स दे हैव अ मूवेबल कैरेक्टर, या बेसिकली डायनेमिक या डायनेमिक्स जो होती है वो मूवमेंट को बताती है। तो एनर्जी का मूवमेंट या थर्मल एनर्जी का मूवमेंट जो है समवट उससे रिलेटेड चीज़ है। ये जो थर्मोडायनेमिक्स है उस पर्टिकुलर चीज़ की स्टडी है। ठीक है, अगर तुम देखो तो कोई भी प्रोसेस हो रहा है या होगा या नहीं होगा, वो हम थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। और अगर पता लग गया कि प्रोसेस नहीं हो रहा तो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं है। नहीं हो रहा मतलब नहीं हो रहा, ख़त्म हो गई बात। लेकिन अगर हो गया तो या हो रहा है तो भाई दोनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी, या तो नहीं होगा या होगा। नहीं होगा तो फिर आगे की बात कुछ करनी नहीं है। अगर हो गया तो तब क्या करोगे? तब तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि अगर हो रहा है तो इस पूरे प्रोसेस में हाउ मच एनर्जी एक्सचेंज हैज़ टेकन प्लेस, है ना। किसमें कितनी एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है, टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ है, ये सब चीज़ें तुमको थोड़ी बहुत जाननी होंगी, है ना। और इसके अलावा जो पार्ट होता है, जो पोर्शन होता है, वो होता है कि भाई कोई रिएक्शन कितनी तेज़ी से, किस गति से भाग रही है, वो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं 12th में। और कोई रिएक्शन हुई तो किस हद तक हुई, क्या वो 100% कंप्लीट हो गई या 50% या 70% या 30%, किस लेवल तक वो आके रिएक्शन रुक गई और इक्विलिब्रियम वहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया। ये जो पोर्शन होता है तुम्हारा केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में हम जाके वहाँ पे पढ़ते हैं। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे फिज़िक्स में भी मिलेंगे, थोड़ा सा और एक्सटेंसिव हो जाता है फिज़िक्स में, लेकिन हमारे लेवल पे जितना है हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली एकदम से क्वेश्चन शायद एकदम से ना आए, मतलब ना कि इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन ना आए, लेकिन मिक्स होकर अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चाहे तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड मतलब स्कूल का हो या JEE का हो, अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, और अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स में एक बारी महारत हासिल कर ली तो उसका क्वेश्चन मतलब छूटता नहीं है। और उससे अच्छा क्या है कि कोई एक चैप्टर ऐसा हो जिसका कोई क्वेश्चन तुमसे कभी छूटे ही ना, है ना। तो एक 4 नंबर तुम्हारे मतलब फिक्स हो गए कि भाई ये नंबर तो आएंगे ही आएंगे। गॉट इट? ठीक है, इसमें एक ओवरव्यू ले लेते हैं ज़रा चैप्टर का। ठीक है भाई, सबसे पहले तो तुम्हारा जो थर्मोडायनेमिक टर्म्स होते हैं, सबसे पहले वो आता है। ठीक है जी, अच्छा थर्मोडायनेमिक, या फिर इसको अगर चलो ठीक है थर्मोडायनेमिक टर्म्स हो गए। ठीक है, देन सेकंड वन इज सिस्टम्स। ठीक है, सिस्टम सराउंडिंग एंड टाइप्स। ठीक है, हालांकि टर्म्स में यही आता है।
टाइप्स के बाद अगर तुम जब टाइप्स डिफाइन कर लोगे देन देयर विल बी स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, स्टेट फंक्शंस, पाथ फंक्शंस, प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज है ना, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज के बाद में तुम्हारा टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक सेकेंड, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, और डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ स्टेट और पाथ फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो हम डिफाइन करेंगे। देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है जी। फिर थर्मोकेमिस्ट्री आ जाएगी, मैं बहुत मोटा मोटी बता रहा हूँ, अब थर्मोकेमिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है, और फिर आ जाएगा तुम्हारा सेकेंड लॉ, ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ होता है। ठीक है, तो क्लियर है, थर्मोडायनेमिक टर्म्स, सिस्टम, सराउंडिंग, टाइप, स्टेट्स, ये तुम लिख सकते हो, मोटा मोटी यही सब आएगा इसमें, गॉट इट, ठीक है। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं, मैं तुम्हें वो बोल चुका हूं, थर्मो एंड डायनेमिक्स मतलब एनर्जी, थर्मल एनर्जी का मूवमेंट, ठीक है। तो इसके डेफिनेशंस तुम लिख सकते हो, मैं कुछ डेफिनेशंस तुमको बताता हूँ, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या कह सकते हैं कि कोई एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी चेंजेस होंगे उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो दैट विल बी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो लिख लो इसमें, ऐसे करके लिखो, थर्मोडायनेमिक्स, दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट, देखो ये बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें डिक्टेट करनी पड़ेंगी, सो बेयर विद मी। थर्मोडायनेमिक्स, दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट फर्स्ट डील्स विद, फर्स्ट है ना, ऐसे 2-3 पॉइंट लिखने हैं, डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एंड देयर इंटरकन्वर्जन, है ना। हीट एनर्जी को वर्क या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, तो ये जो चीज़ है, ये पूरा इसकी स्टडी जो होगी, दैट विल बी कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो लिखो, विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटरकन्वर्जन, फर्स्ट, ये पहला वाला है। सेकेंड लिखो, deals with interaction of one body with another body, deals with the interaction of one body with another body, or one body with its surroundings, or one body with its surroundings in terms of energy, ठीक है, in terms of energy। थर्ड लिखो, deals with processes that involved energy, thermal energy changes, ठीक है, that involve thermal energy changes, not energy changes, thermal energy changes, ठीक है, deals with processes that involve thermal energy changes। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो ये जो चैप्टर है ये 3 हिस्सों में बटा होता है। फर्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, ठीक है, देन थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है, एंड देन सेकेंड लॉ। अगर मोटा मोटी देखा जाए दिस इज थर्मोडायनेमिक्स। तुम इस तरीके से भी इसको बना के रख सकते हो, सो दैट डोंट हैव टू रियली रिमेंबर एवरीथिंग, ठीक है। तो ये जो थर्मोकेमिस्ट्री है ना, ये मैं अलग से ही पढ़ाऊँगा, ये कंप्लीट करूँगा, फिर उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। तो इसमें एप्लीकेशंस लिख लो पहले, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद हम बेसिक चीज़ों को शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस लिखो। देखो भाई, यूजिंग
थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या क्या पता लगा सकते हैं भाई, कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हुआ तो उसमें क्या एनर्जी चेंजेस है हम ये पता लगा सकते हैं। फिर क्या नहीं पता लगा सकते वो भी देखते हैं। तो लिखो यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री, यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री, फर्स्ट वी कैन प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ, we can predict the feasibility of a reaction, feasibility of a reaction, ठीक है। that is if two substances are mixed, that is if two substances are mixed then the reaction between them will take place or not। भाई हमने दो H2 और O2 को मिला दिया है ना, एक कंटेनर में H2 और O2 रख दिया, तो क्या वो रिएक्ट करेगा या नहीं? तुम बोलोगे हाँ सर करेगा, क्योंकि H2O प्लस O2 मिलके तो H2O बनाता है, वाटर बनाता है। अग्रीड, आई ऑल्सो अग्री विद दैट, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, है ना, कि किस टेम्परेचर पे हो रहा है। अगर बहुत लो टेम्परेचर पे होगा तो वो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे नहीं, लेकिन अगर उनको इग्निशन मिल गया, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिल गया तो वो रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। जैसे तुम गीले कागज़ को या गीले कपड़े को आग लगाने की कोशिश करो, नहीं है, लेकिन सूखे कपड़े पे आग लग जाती है ना। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कोई प्रोसेस कैसे होगा या नहीं होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि किस तरीके से डिटरमिन होगा कि कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा, ठीक है। सेकंड लिखो, इफ़ रिएक्शन डज टेक प्लेस, इफ़ रिएक्शन डज टेक प्लेस, कॉमा, देन व्हाट आर द एनर्जी चेंजेस, then what are the energy changes involved during the reaction, then what are the energy changes, what are the energy changes that involved during the reaction, involved during the reaction, ठीक है। next लिखो, if in a chemical reaction, ठीक है, if in a chemical reaction, comma, equilibrium is going to be attained, if in a chemical reaction, comma, equilibrium is going to be attained, then what will be the equilibrium concentration of different reactants, then what will be the equilibrium concentration of different reactants and products, ठीक है, कैन बी कैलकुलेटेड विद थर्मोडायनेमिक्स। तो जो भी थर्मोडायनेमिक्स है ये चीज़ को करके हमें दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या होंगी थर्मो की, ठीक है, ये पहले लिख लो बाद में काम आएगी, ठीक है। लिखो इसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो दो लिमिटेशन लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर एप्लीकेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। देखो भाई, ये जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो बल्क पे हमेशा एप्लीकेबल होगा। अब तो बोलेगा बल्क मतलब सर मैक्रोस्कोपिक लेवल, याद होगा तुम्हें, मैंने मोल कॉन्सेप्ट में माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक बताया था। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मतलब जब हम बिल्कुल एटम्स, मॉलिक्यूल्स इस लेवल पे बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल हो गया। मैक्रोस्कोपिक मतलब जैसे मैं हूँ, या ये बोर्ड है, ये घर है, ये ब्रह्मांड है, ये पृथ्वी है, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल है। इस लेवल पे ही थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, छोटे लेवल पे नहीं। और ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी सिस्टम की, या मतलब जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये भी बल्क प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं। हम वी डू नॉट टॉक अबाउट वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल, है ना, वी डू नॉट टॉक अबाउट टेम्परेचर ऑफ अ मॉलिक्यूल, वी टॉक अबाउट टेम्परेचर ऑफ द गैस और टेम्परेचर ऑफ द मटीरियल, है ना, या वॉल्यूम ऑफ द मटीरियल, वॉल्यूम ऑफ द गैस, हम इस लेवल पे बात कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। लिखो इसमें, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर एप्लीकेबल, laws of thermodynamics are applicable to matter in bulk or a system as a whole, or on a system as a whole, or on a system as a whole, ठीक है, full stop। these cannot be applied on individual particles, ये ध्यान रखना, मैं वही बोल रहा हूँ, individual particles, molecules, atoms, ions किसी पे applicable नहीं होगा, individually हमेशा bulk में होगा। These cannot be applied on individual particles, ठीक है, ठीक है। और साथ में लिखना, that is temperature, pressure
एंथैल्पी मैं ऑलरेडी एक बार मेंशन कर चुका हूँ, मैंने उसे डिफाइन नहीं किया था उस वक्त, ठीक है। अब हम आगे इसको डिफाइन करेंगे। लिखो, दैट इज़ टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी एटसेट्रा हैव मीनिंग्स। That is temperature, pressure, enthalpy, etc. have meanings only for a system, for system as a whole. Only for system as a whole. ठीक है, next लिखो, using thermodynamics we cannot calculate the time taken. We cannot calculate the time taken for completion of a reaction, or for attainment of chemical equilibrium, तो ये लिमिटेशंस हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जानना, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आगे की, जो कि बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इनफैक्ट एक सेकंड रुको, यहाँ पे काफ़ी सारे माल पड़ा हुआ है, इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ज़रा इसको थोड़ा सा इधर रखते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पे टर्म्स की बात करते हैं, मतलब कि क्या टर्म्स होते हैं, है ना। तो हेडिंग डाल सकते हो, थर्मोडायनेमिक टर्म्स, ठीक है जी। सॉरी, थर्मोडायनेमिक टर्म्स। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ऐसे गोला सा बना रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं कि गोला ही हो, ठीक है। मैंने इस यूनिवर्स में एक पर्टिकुलर पोर्शन लिया और मैंने उसे अंडर स्टडी कर लिया, मतलब कि अब दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज़ अंडर स्टडी, तो हम उस पोर्शन को सिस्टम कहते हैं, ठीक है। दिस पोर्शन विल बी कॉल्ड सिस्टम। और इसके अलावा यूनिवर्स में जो भी कुछ बचा है, ये सारा कुछ जो भी यूनिवर्स का पार्ट बचा है, दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए सराउंडिंग क्या है, जैसे मैं अगर मान लो मैं सिस्टम हूँ, तो मेरे आसपास की हवा है ना, ये रूम, ये ही सराउंडिंग में कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा ब्रह्मांड के दूसरे कोने में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता मेरे से उसको, गॉट इट। तो हालांकि बाय डेफिनेशन तो जो है ब्रह्मांड का दूसरा कोना भी सराउंडिंग है मेरे लिए, लेकिन एक्चुअली में जो इंटरेक्शन होगा वो मेरे बीच और जो आसपास की हवा है उनके बीच में, है ना, या आसपास जो ये जो कमरा है इसके अंदर की जो हवा है, इसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं उनके बीच में और मेरे बीच में आदान प्रदान होगा किसी भी चीज़ का, गॉट इट। तो सराउंडिंग क्या है, सिस्टम क्या है, समझ में आया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। अब जो ये बाउंड्री दिख रही है ये यहाँ पे, दिस इज़ कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, दिस कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरी बॉडी जो है ना, इसके अंदर जो भी कुछ है वो सारा का सारा सिस्टम है। और जो ये स्किन है ना, ये जो स्किन है जो कि मेरी बॉडी को और जो बाहर की सराउंडिंग है उन दोनों को क्या कहते हैं, उन दोनों को बांट रही है ना, उन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड बाउंड्री। तो उसमें लिखो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, सिस्टम सराउंडिंग, है ना। तो लिखो सिस्टम, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, सिस्टम दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is under study for energy changes, which is under study for energy changes, ठीक है, ठीक है, energy changes, और specified portion of the matter, specified portion of the matter which is under experimental investigation, which is under एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, अब इसमें एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारे लिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये रूम है, ठीक है। रूम की लेट्स से वॉल्यूम हो गई तुम्हारी 100 लीटर्स, यहाँ का टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन मान लो, वैसे तो आजकल ज़्यादा ही टेम्परेचर है, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है,
है ना। तो ये रूम हो गया, जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ या जिस रूम में तुम बैठे हो उसको ऐसे इस तरीके से कंसिडर कर लो। तो ये जो रूम है दिस इज़ योर सिस्टम, और रूम की जो वॉल्स हैं दैट आर योर बाउंड्रीज, ठीक, और उसके बाहर का जो कुछ है वो सब सराउंडिंग है, ठीक है। तो लिखो एयर इन अ रूम, एयर इन द रूम। तो अगर एयर जो है रूम के अंदर की, इसको मैं सिस्टम कंसिडर करता हूँ, तो उस रूम की जो वॉल्स हैं या बाउंड्रीज हैं, छत है, जो फर्श है, दैट विल बी द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, है ना। उसके बाहर की चीज़ जो होगी वो सराउंडिंग होगी। अच्छा, जैसे अगर मैं और एग्जांपल की कोशिश करूँ तो मैं, जैसे चाय होती है, चाय है ना, चाय के कप की अगर हम बात करें तो ये बहुत सटल होता है, ध्यान है, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर मैं चाय, सिर्फ और सिर्फ चाय को सिस्टम मानता हूँ, तो जिस कप में वो रखा हुआ है वो बाउंड्री का पार्ट हो सकता है और उसका कुछ पार्ट सराउंडिंग का पार्ट भी हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं उस कप के सहित, चाय प्लस उस कप के सहित पूरे के पूरे सिस्टम को, या पूरे के पूरे इस सिस्टम को सिस्टम मानूँ, अगर मैं कप और उस चाय को सिस्टम मानूँ अगर मैं, तो कप और चाय इस केस में सिस्टम है, और चाय के जस्ट बाहर वाली जो एयर है, सॉरी चाय नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, जो कप है, कप के जो जस्ट बाहर वाली एयर है, उस पे जो क्या कहते हैं तुम्हारी, दैट पर्टिकुलर एयर इज़ कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो दोबारा बता रहा हूँ, तो आई गॉट अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड। कप के अंदर की अगर चाय को तुम सिस्टम मान रहे हो तो कप तुम्हारी बाउंड्री हो गई, या उसको सराउंडिंग का तुम कह सकते हो। लेकिन अगर तुमने कप और चाय दोनों को सिस्टम माना है, तो उसके कप के जो बाहर वाली जो एयर है दैट इज़ द बाउंड्री, और उसके बाहर जो है वो सारा कुछ सराउंडिंग होगा, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसको सिस्टम मान रहे हो। अपने आप से कोई सिस्टम नहीं होगा, तो कभी भी कोई क्वेश्चन दिया होगा तो यू विल हैव टू ऑलवेज लुक फॉर कि वहाँ पर सिस्टम क्या दिया गया है, अपने आप से एज्यूम नहीं करना है, ठीक है। क्या सिस्टम वहाँ पे बोला गया है वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए, वो क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो एग्जाम्पल क्या लिखा, एयर इन अ रूम, ठीक है। सेकेंड लिखो वाटर इन बॉटल, वाटर इन बॉटल, और एनी लिविंग बॉडी, और एनी लिविंग बॉडी, ठीक है। ये पहला पार्ट। नेक्स्ट लिखो सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या होती है, ठीक है। सराउंडिंग लिखो द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, the rest of the universe which can interact with the system, the rest of the universe which can interact with the system is called surrounding, are termed as, is termed as surroundings, is termed as surroundings, ठीक है। for practical purposes the air and atmosphere space around the system, immediately around the system, ठीक है। For practical purposes, the air, atmosphere or space immediately around the system is considered as surroundings, is considered as surroundings, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है system plus surrounding is equal to universe, ठीक है जी। या universe is तो system plus surrounding यूनिवर्स, ठीक है जी। ये तुम ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर होगी बात, ठीक। नेक्स्ट लिखो एनीथिंग विच सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज कॉल्ड बाउंड्री, एनीथिंग विच सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज कॉल्ड बाउंड्री, ठीक है। इसको अगर चाहे तुम ना भी लिखना चाहो तो मत लिखना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ नोट्स है वो प्रोवाइड करूँगा, बहुत बेसिक लेवल पे हैं, ठीक है। एटलीस्ट वो नोट्स तुमको प्रोवाइड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो लिखो क्या बोल रहा था मैं, एनीथिंग दैट सेपरेट्स द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड बाउंड्री, ठीक है। तो पहले लिखो द बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी, रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है। जैसे मैंने क्या कहा, अगर मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स के या बॉक्स नहीं, ये जो रूम है जिसमें तुम बैठे हुए हो, ठीक है। अगर मैं इस एयर की बात करूं तो इसको कवर करते हुए, इसको बाउंड्री बनाते हुए, इसकी जो चार वॉल्स हैं, सीलिंग और फ्लोरिंग है, ठीक है, इसमें जो ये वॉल्स हैं या जो सीलिंग है दैट इज़ योर बाउंड्री, और ये रियल बाउंड्री है, आई कैन टच इट,
ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं चाय के कप की बात करूं, तो चाय के कप में अगर जो चाय रखी है मैं उसको सिस्टम मानता हूं, तो उस चाय और वो जो एटमॉस्फेयर है या जो सराउंडिंग है उसके अराउंड की, वो उनके बीच में जो बाउंड्री है वो इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि आई मीन जस्ट इमेजिन कि जो चाय है, चाय का एक लेयर है टॉप मोस्ट, उसके जस्ट ऊपर तो तुम्हारी सराउंडिंग शुरू हो गई, तो वेयर इज द बाउंड्री, है ना? तो इमेजिनरी बाउंड्री है वहाँ पर। गॉट इट? नेक्स्ट लिखो, बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल और रिजिड। बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल और रिजिड। फ्लेक्सिबल कैसे? जैसे मान लो अगर तुमने एक गुब्बारा फुलाया, ठीक है, तो गुब्बारा फुलाया तो गुब्बारे की जो वॉल है या जो उसका मटेरियल है, गुब्बारा है, दैट इज़ योर बाउंड्री, लेकिन वो फ्लेक्सिबल है। तुम ज़्यादा फूकोगे तो ज़्यादा फैल जाएगी, है ना? और अगर मैं रूम की बात करूं तो रूम पे जो बाउंड्री है वो रिजिड है, ठीक है। तो लिखो एयर इन अ बलून, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना फ्लेक्सिबल बाउंड्री, एयर इन अ बलून, ब्रैकेट में लिखना फ्लेक्सिबल बाउंड्री, और एयर इन अ रूम उसमें लिख लेना फिक्स बाउंड्री या रिजिड बाउंड्री, ठीक है, फिक्स्ड और रिजिड बाउंड्री, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इट कैन बी एडियाबैटिक, मतलब नॉन कंडक्टिंग। एडियाबैटिक शायद तुमने आज पहली बार सुना हो। एडियाबैटिक आज के बाद जब कभी भी सुनो, चाहे फिजिक्स में सुनो, चाहे केमिस्ट्री में सुनो, चाहे कभी भी सुनो, एडियाबैटिक मतलब जो एनर्जी कंडक्टिंग नहीं होता, जो एनर्जी को आर पार ना जाने दे। मान लो यहाँ पर कुछ एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ एडियाबैटिक वॉल लगा दूँ तो वो इस एनर्जी को इसके पार न जाने नहीं देगा। ऐसा मटेरियल हालांकि एग्जिस्ट नहीं करता, बट नियर एडियाबैटिक सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे थर्मोकॉल, ठीक है। तो लिखो इसमें बाउंड्रीज कैन बी एडियाबैटिक, ब्रैकेट में लिख लेना नॉन कंडक्टिंग, और डायाथर्मिक मतलब ब्रैकेट में लिख लेना कंडक्टिंग। या तो नॉन कंडक्टिंग हो सकते हैं या कंडक्टिंग हो सकते हैं, और कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में दोनों में तुम्हारा नाम है, कंडक्टिंग का डायाथर्मिक और नॉन कंडक्टिंग का एडियाबैटिक, ठीक है। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, कूल। तो ये बाउंड्री हो गई तुम्हारी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की, ठीक है। सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है, क्यों है उसको देखो भाई। देखो जितने सिस्टम्स हम थर्मोडायनेमिक्स में लाइक वी कम अक्रॉस, वो सारे के सारे सिस्टम्स की मैं बात कर लेता हूँ। तो सिस्टम यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। स्कूल में तुमसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं एज डेफिनेशन, इसलिए इसको याद रख लेना भाई, ठीक है। तो पहला होता है ओपन सिस्टम, ठीक। पहले बेसिक बता देता हूँ। ओपन सिस्टम में मतलब है कि तुम्हारा द सिस्टम कैन एक्सचेंज हीट एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग्स, ठीक है। और अगर उसके बाद आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या है कि मैटर का कोई एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है। और तीसरा कौन सा बचा? आइसोलेटेड, ना उसमें एनर्जी का एक्सचेंज है और ना उसमें मैटर का एक्सचेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो हम लिखेंगे दैट विल बी टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। ठीक है जी। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, ठीक है। इसके डेफिनेशन लिखो, systems, those systems which can exchange matter as well as energy with the surroundings, matter as well as energy with the surroundings, ठीक है। क्लियर होगी बात? एग्जाम्पल लिख लो इसके। लिविंग सिस्टम्स, सारे के सारे लिविंग सिस्टम्स हैं, मैं या तुम, ठीक है। तुम्हारे घर में जो कुत्ता है या जो तुम्हारे रूम पे में भी छिपकली है, होपफुली ना हो, ठीक है। लिविंग सिस्टम्स, ठीक है। और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ओपन सिस्टम्स, ठीक है। एयर इन एन ओपन रूम, जैसे मान लो तुमने अपना रूम का दरवाज़ा खोला हुआ है और जो एयर है तुम्हारे रूम की और जो बाहर की, उनके बीच में आधा मतलब लाइक एक्सचेंज हो पा रहा है ना। द एयर इज़ फ्री टू मूव आउट ऑफ द रूम और फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू द रूम। अगर ऐसा है तो वो सिस्टम भी ओपन सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सोडियम रिएक्टिंग विद वाटर इन ओपन बीकर, सोडियम रिएक्टिंग विद वाटर इन ओपन बीकर। अब क्या होगा, सोडियम कभी वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हमेशा हाइड्रोजन रिलीज करती है, तो हाइड्रोजन क्या करेगी, उस बीकर से बाहर चली जाएगी। तो बीकर को अगर तुम सिस्टम मानते हो तो सराउंडिंग क्या हो गई, बीकर के बाहर की एयर, तो H2 इज गेटिंग पास्ड फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। गॉट इट? ये एक चीज़ क्लियर रखना है, ठीक। ये तुम्हारा ओपन सिस्टम हो गया। नेक्स्ट लिखो,
क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या है, लिखो दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज, दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, कॉमा वर्क और रेडिएशन, हीट कॉमा वर्क और रेडिएशन, बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग्स, बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग्स, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज कर लेगा भाई, वर्क सब कुछ ही एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है जी। लिखो दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वर्क, दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी in the form of heat, work और radiation, but not matter with the surroundings, but not matter with the surroundings, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे liquid in contact with vapor, liquid in contact with vapor in a sealed tube, जैसे तुमने एक ग्लास ही समझ लो, ग्लास है या कोई बॉटल है, जो पेट बॉटल होती है ना तुम्हारी, ये किनले या एक्वाफिना ये सब की जो बॉटल होती है, उस बॉटल को अगर तुम उसमें पानी भर के रखते हो तो पानी के वेपर्स उस बॉटल में रहेंगे, तो पानी और वेपर्स जो है वो उस बॉटल के अंदर है, ठीक। तो अगर तुम हीट की बात करो तो हीट तो इस बॉटल और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो जाएगी, लेकिन मास या वाटर के जो वेपर्स हैं या वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल नॉट बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ठीक, नेक्स्ट लिखो आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम बता चुका हूँ, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा और सिस्टम और सराउंडिंग का कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो लिखो दिस टाइप ऑफ सिस्टम हैज़ नो इंटरेक्शन विद इट्स सराउंडिंग्स, नो इंटरेक्शन विद इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, नाइदर मैटर नॉर एनर्जी can be exchanged with surroundings, ठीक है, फुल स्टॉप। लिखो इसमें अगर तुम एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो आइसोलेटेड सिस्टम का कोई एग्जाम्पल पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, नियर आइसोलेटेड सिस्टम डेफिनेटली है। जैसे अगर थर्मस की बात किया जाए, है ना, जो ये आजकल मिल्टन के वैक्यूम जो थर्मस आते हैं, है ना, इसमें अगर तुम पानी भरो ठंडा या गर्म चाय भरो या दूध भरो तो क्या होता है, इट कैन स्टे वार्म फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज़ कम्पेयर टू जब उसको बाहर छोड़ दो तो, ठीक। तो लिखो एग्जाम्पल, वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क, ठीक है, लिखो वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क, ब्रैकेट में लिख लेना, दो नॉट 100% आइसोलेटेड सिस्टम, दो नॉट 100% आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है जी। क्लियर हो गई ये बात। तो ये तुम्हारा एक पर्टिकुलर पोर्शन हो गया। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ या सिस्टम की बात करते हैं, सॉरी स्टेट ऑफ द सिस्टम की बात करते हैं। देखो स्टेट की बात कैसे बताऊँ, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है। देखो भाई जैसे स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई किस अवस्था में हो, अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ तो किस अवस्था में हो या किस अवस्था में सिस्टम है, हम अगर उसकी बात करें, ठीक है। तो हम अगर उसकी बात करें, एक सेकंड रुको यार, मैं इसके ना तीनों के मैंने डायग्राम्स नहीं बनवाए तुमसे, तीनों के डायग्राम क्या होंगे, देखो भाई मान लो ये मैं पिछले वाले का बनवा रहा हूँ भाई, ये रह गया था, ये जो तीनों सिस्टम है तीनों को बता रहा हूँ। मान लो ये ओपन सिस्टम है, ठीक है, तो ओपन सिस्टम है तो उसमें क्या होगा, ये अगर तुम्हारा स्टेट नहीं, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, अगर इसके और इसके बीच में एनर्जी मास दोनों के दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं तो ये ओपन सिस्टम है। अगर एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है
लेकिन मास एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे इसको ये क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है, ये तुम्हारा डेफिनेटली यूनिवर्स है ही। और अगर मान लो अगेन ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, तो अगर एनर्जी और मास दोनों ही एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं तो हम इसको कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्टेट की। देखो स्टेट, कौन सी स्टेट में हो तुम, इसकी जैसे मान लो बहुत डिफ़िकल्ट होगा इसको ऐसे किसी रैंडम एग्जाम से, बट कोशिश करते हैं। जैसे तुम देर से आए घर में, तुम अगर देर से आए घर पे तो तुम क्या सोच रहे होते हो कि भाई घर वाले किस मूड में होंगे, गुस्से में हैं, खुश होंगे, खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, है ना। तो उसी तर्ज पे समझो कि कोई भी सिस्टम जो है ना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जो अभी हमारे लाइक वी द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स ऑन विच वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग फोकसिंग, उसके कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स की क्या वैल्यूज़ है। जैसे उसका टेम्परेचर क्या है ना, जैसे उसमें बोला कि भाई परिवार में कोई गुस्सा तो नहीं है अगर तुम लेट आए हो, तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, तो टेम्परेचर तुम्हारा कितना है, टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए। वॉल्यूम कितनी है सिस्टम की, उसका प्रेशर कितना है, या उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, ये चीज़ें अगर हमें पता होंगी तो हम कह सकते हैं कि हमें सिस्टम पता है कि किस स्टेट में है। ठीक है, हालांकि स्टेट ऑफ द सिस्टम और स्टेट वेरिएबल्स को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एक दूसरे को डिफाइन करते हुए होते हैं, है ना। जो मैंने यहाँ पे भी वेरिएबल्स बोले, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब जो होते हैं ये स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक, तो दोबारा से बताते हैं इसको और सरल शब्दों में कि जो सिस्टम है तुम्हारा, उसके टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, ये सब चीज़ें, डेंसिटी, ये सब चीज़ें क्या हैं, है ना। व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ दीज थिंग्स, दीज प्रॉपर्टीज़। तो अगर हमें ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये इस पर्टिकुलर स्टेट में है। अगर हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, हमने वॉल्यूम चेंज कर दिया, हमने प्रेशर चेंज कर दिया, तो हम कह सकते हैं द सिस्टम हैज़ मूव फ्रॉम वन स्टेट टू दी अदर। ठीक है, तो लिखो इसकी डेफिनेशन लिखो। स्टेट ऑफ द सिस्टम, इट मीन्स the condition in which the system is present. It means the condition in which the system is present. ठीक है, देखो, it can be specified or defined by measuring or specifying some observable or measurable properties of the system. ये जो measurable या observable properties की मैं बात कर रहा हूँ, ये वही properties हैं जिनको मैं state functions कह रहा हूँ। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखो, by measuring or specifying some observable or measurable properties of the system, such as example के तौर पे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बेसिकली मोल्स, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कॉमा इलास्टिसिटी, कॉमा हीट कैपेसिटी एट्सेट्रा, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो इसमें, ये मतलब एग्जाम्पल लिखो, फॉर एन आइडियल गैस। जैसे आइडियल गैस को अगर हमें डिफाइन करना है कि वो किस स्टेट में है, तो हमें सिर्फ 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत है। अगर हमें वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है और उसका प्रेशर पता है, तो हमें उस गैस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। तुम बोलोगे सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्यों नहीं बोला? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो हमें पता चल ही जाएगा, PV = nRT है, उसमें PVT रख दो, R हमें पता ही है तो N भी पता चल जाएगा। तो ये 3 वेरिएबल अगर हमें पता है, इन चारों में से कोई भी 3 पता हो, तो हम कह सकते हैं कि वी नो द सिस्टम, द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो लिखो, फॉर एन आइडियल गैसियस सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम कैन बी डिफाइंड। फॉर एन आइडियल गैसियस सिस्टम,
state of the system can be defined by specifying PVT, by specifying PVT. We may have to specify, भाई अगर किसी और सिस्टम की बात करें, गैसियस सिस्टम की नहीं, किसी और सिस्टम की बात करें, तो हमें इससे ज़्यादा और कोई प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करनी पड़ सकती हैं उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। लिखो इसमें, वी मे हैव टू स्पेसिफाई more properties of the system depending on the complexity of the system, ठीक है जी, क्लियर, ओके। चलो जी, अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं कि जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बेसिस पे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि एक सिस्टम है, ओपन है या क्लोज्ड है, ये सब तुम डिसाइड करना भाई, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है, तो मैं ओपन है, क्लोज्ड है, आइसोलेटेड है, ये सब की बात कर ही नहीं रहा हूँ। जो कुछ बता रहा हूँ उसको सिंपली समझते चलो। मोस्टली क्लोज सिस्टम्स की बात होती है थर्मोडायनेमिक्स में, बहुत रेयरली ओपन सिस्टम्स की बात होती है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसकी। देखो भाई, ये कोई तुम्हारा सिस्टम है, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है, प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसकी वॉल्यूम 1 लीटर है लेट्स से, ठीक है। हमने क्या किया, इसे यहाँ से इस कंडीशन से, इस स्टेट से हम एक दूसरी स्टेट में लेके आए, जहाँ पे हमने इसका टेम्परेचर 600 केल्विन कर दिया और उसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर ही रखा, और इसलिए इसका जो प्रेशर है वो 2 एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है जी। तो ये एक कंडीशन हो गई। मान लो सेम सिस्टम, ठीक है, 1 लीटर इसकी वॉल्यूम है, 300 केल्विन टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेरिक इसका प्रेशर है। मान लो कि मैंने इसका टेम्परेचर जो है 100 केल्विन कर दिया, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली रीचिंग देयर मैं 100 केल्विन किया। लेट्स से इसका जो प्रेशर है वो P' एटमॉस्फेयर हो गया अब, और इसकी जो वॉल्यूम हो गई है वो V' लीटर्स हो गई है लेट्स से, ठीक है। और फिर हमने इसी सिस्टम को फिर से मतलब इसमें चेंजेस लाए और हम इसको 600 केल्विन में लेके आए और 2 एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर कर दिया और 1 लीटर्स की वॉल्यूम कर दी। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर ये एक ही स्टेप में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मतलब या यूँ कह लो कि हमने इसके बीच में और कुछ नहीं किया, हम यहाँ से इसको यहाँ तक लेके आ गए। तुम देख रहे हो कि ये वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं तो इसकी स्टेट भी चेंज हो रही है, क्योंकि ये वाला वेरिएबल तो फिर भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये दोनों चेंज हो रहे हैं ना। जैसे एटलीस्ट एक भी वेरिएबल अगर चेंज हो जाए तो तुम्हारा स्टेट चेंज हो गया, तो ये एक स्टेट में एक दूसरे स्टेट में है, ठीक है ना। अच्छा, अगर तुम इसमें देखो, यहाँ पर तुम यहाँ से यहाँ तो गए लेकिन डायरेक्टली नहीं, तुम एक दूसरी स्टेट में गए और फिर उसके बाद यहाँ पे आए। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि यहाँ और यहाँ दोनों सेम रहेंगे, जैसे यहाँ और यहाँ दोनों सेम रहेंगे। उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसको इस तरीके से यहाँ तक लेके गए हैं या इसको किसी और प्रोसेस के थ्रू यहाँ तक लेके गए हैं, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स इस पे डिपेंड नहीं करते कि किस पाथ से स्टेट चेंज हुई है और उन वेरिएबल्स में चेंज आया है, उस पे डिपेंड नहीं, उस पाथ पे डिपेंड नहीं करते, उनको हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। और जो पाथ पे डिपेंड करते हैं उनको हम पाथ फंक्शंस या पाथ वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर वर्क की मैं बात करूँ कि यहाँ से यहाँ पे W वर्क हुआ है, तो यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ के बीच में जो वर्क हुआ होगा वो W' है, तो W विल नेवर बी इक्वल टू W', ठीक है जी। दे जनरली आर नॉट इक्वल, ठीक है, दे जनरली आर नॉट इक्वल। क्लियर होगी बात। तो वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन बाकी सब चीज़ें पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो उसमें लिखो दोज वेरिएबल्स, लिखो दोज वेरिएबल्स और स्टेट प्रॉपर्टीज, लिखो दोज वेरिएबल्स और प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन
which depend only upon the state of the system, which depend only upon the state of the system and is independent of the path followed. ठीक है, depend only on the initial and final states of the system, ऐसे करके लिख लो, initial and final states of the system and is independent of the path followed to attain that particular state. तो इससे इस स्टेट में आने में क्या तरीके से लेके आए हैं, जो वेरिएबल्स उस पर डिपेंड नहीं करेंगे हम उनको स्टेट वेरिएबल्स कहेंगे. और कुछ क्या होते हैं, कुछ स्टेट वेरिएबल्स होते हैं और कुछ क्या बोलते हैं उसको, पाथ वेरिएबल्स होते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड करते हैं. मैंने बता दिया यहाँ पर यहाँ से यहाँ आने में जो वर्क हुआ होगा और यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क हुआ होगा दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे. ठीक है, क्लियर होगी बात? तो लिखो. ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड टू अटेन दैट पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है, इसमें लिखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हें स्टेट वेरिएबल्स और पाथ वेरिएबल्स को समझना है ना, अभी पाथ वेरिएबल मैंने डिफाइन नहीं करे, मतलब उसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाई, लेकिन अगर तुम मैकेनिक्स के बेसिस पे समझना चाहो तो ये समझो कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. तुमने कैसे भी घूम के आया, जो डिस्प्लेसमेंट है वो तुम्हारे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है. ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा स्टेट वेरिएबल हो गया, इनिशियल और फाइनल पोजिशन से डिपेंड किया. लेकिन डिस्टेंस की अगर तुम बात करोगे तो डिस्टेंस तुम्हारा स्टेट वेरिएबल नहीं है, पाथ वेरिएबल है. क्योंकि पाथ फंक्शन या पाथ वेरिएबल, क्योंकि वो जो पाथ एक्चुअली में फॉलो किया गया उससे डिपेंड या उसी पे डिपेंड करता है. तो लिखो, इन मैकेनिक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इन मैकेनिक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट will be state function, will be a state function, but distance traveled will be path function, but the distance traveled will be path function. तो तुम यहाँ पे देख ही रहे हो, एग्जाम्पल लिख लो. फॉर एनी थर्मोडाइनमिक सिस्टम, किसी भी थर्मोडाइनमिक सिस्टम के लिए जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो बता रहा हूँ. फॉर एनी थर्मोडाइनमिक सिस्टम, कॉमा टेम्परेचर, कॉमा वॉल्यूम, कॉमा प्रेशर, कॉमा टोटल इंटरनल एनर्जी, जिसको हम आगे भी डिफाइन करेंगे, इसको हम लिखते हैं इससे, ई से या यू से. भाई ई हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, यू जो है तो तुम्हारा फिजिक्स वाला टर्म है, या फिजिक्स में यू से यूज़ बताया जाता है, इसको हम यहाँ पे ई से यूज़ करेंगे. नेक्स्ट लिखो एंथैल्पी, जो हम एंथैल्पी को हम लिखते हैं एच से. ठीक है, देन गिब्स फ्री एंट्रोपी, एंट्रोपी को हम एस से लिखते हैं. और जो लास्ट वन है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स ऐसे लिखते हैं, गिब्स, हर्शल गिब्स, याद है? गिब्स फ्री एनर्जी, फ्रेश एनर्जी नहीं. हर्शल गिब्स जो था वो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर था, तो उसको वैसे कोई लेना देना नहीं है, बट गिब्स नाम से मेरे को वो हमेशा याद आता है. गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, ये जी से डिफाइन या डिनोट की जाती है. ठीक, तो ये सारे के सारे तुम्हारे स्टेट वेरिएबल्स हो गए. ठीक है, एंट्रोपी आर ऑल स्टेट वेरिएबल्स. ये एग्जांपल तुम नोट कर ही लेना, इसमें लिख लो. फाइनल प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, फाइनल पीवीटी आर सेम इन बोथ केसेस. ठीक है, लिख लो, फाइनल पीवीटी आर सेम इन बोथ केसेस. देखो, ठीक है, बट द वर्क इन्वॉल्व्ड एंड द हीट एक्सचेंज्ड, बट द वर्क इन्वॉल्व्ड एंड द हीट एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसेस विल बी डिफरेंट. तो इसमें जो हीट एक्सचेंज या वर्क होगा वो डिफरेंट होगा इससे. क्लियर हो गई बात? तो आज के लिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं. कल हम बात करेंगे कि कितनी तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का क्या यूज़ होता है. ठीक है, चलो जी, बाय बाय, टेक केयर.